नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है 7 भाइयों और एक बहन की। हजारों वर्ष पूर्व प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई गई है। एक राजा के 7 बेटी और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देके घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से साग को तोड़कर लाती है और उसे काटने लगती है। इसी दौरान वो अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, यदि कपड़े में पोंछूंगी तो भी वो देख लेंगे और सवाल करेंगे। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब सारे भाई अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाएं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद ही अलग है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिला के इतना स्वादिष्ट साग बनाई हो। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भैया को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोच के बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों की अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ। खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा व सातों भाइयों ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोल के सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहां पहले से निर्मित 4 केंद्र के बीच पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोल के चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पे जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठा के अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करने चले जाते हैं। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पे बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोकरी पर अपनी अपनी धनुष बाण के साथ पहुँचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोकरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पे धनुष से निशाना लगा के तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है। अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो। इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो? फिर सभी भाई बारी बारी से अपनी तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगा के तीर को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार से सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं।
बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती पर गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊंगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई ये देखकर चकित रह जाते हैं कि उसके बाद वो लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद करके भेजते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। राजकुमार वहीं बैठ के सोच कर रोने लगता है। ये सब कुएं के अंदर मेढक, केकड़े और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देख पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टिल्हे में डाल देता है। घटना के बरसों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसोदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बोदा को देखकर सोचता है कि अगर इतनी सुंदर बांस से बांसुरी बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि बांसुरी बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर बांसुरी का निर्माण करता है। बांसुरी से इतनी सुंदर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है उसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है हर बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पे बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है। हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर बजता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुँचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर छोटे भैया का घर। और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से बांसुरी की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है। उसके बाद जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर देता है।